नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे उस एक खबर को लेकर जिसका सभी श्रद्धालुओं को इंतजार था। श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा से पहली तस्वीरें गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से आपको सबसे पहले दिखाएंगे। कुछ ही देर में टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें फ्लैश होंगी, लेकिन पहले आपको बता दें कि श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी ने आकार लेना शुरू कर दिया है। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये 2026 की तस्वीर है। इस साल की पवित्र गुफा की ये पहली तस्वीरें आपको गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से सीधे प्रसारित कर रहे हैं, जहां पर सबसे पहली ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और उम्मीद ये है, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कुछ एक दिनों के अंदर जब मौसम में थोड़ी सी और तब्दीली देखने को मिलेगी तो ये जो हिमलिंग है ये और बड़ा आकार ले सकता है। जिस दिन का बेसब्री से इंतजार बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं को था, अब वो दिन आ चुका है। 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। तमाम ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड से आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और पवित्र यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी और 3 जुलाई से 57 डेज तक ये यात्रा चलेगी और 28 अगस्त को विधिवत तरीके से रक्षाबंधन के दिन इसका समापन होगा। कुछ एक क्राइटेरियाज रखे गए हैं, जैसे कि 13 साल से आयु वर्ग के जो नीचे बच्चे हैं वो इस बार श्री पवित्र अमरनाथ जी यात्रा के अंदर दर्शन नहीं कर पाएंगे। उसी के साथ साथ जो 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ष के जो बुजुर्ग अवस्था के लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, हेल्थ कंसर्न्स के चलते उन्हें भी इस बार अनुमति नहीं है। तो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से घोड़ा पिट्ठू का जो यहाँ पर जो उसका यूज है वो कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे और अन्य सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई जाएंगी और एक मीटिंग जो है वो देखने को मिली और इस मीटिंग में ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया। सबसे पहली पूजा यहाँ पवित्र श्री अमरनाथ जी गुफा की 19 जून को होगी। एकादशी के दिन ये पवित्र गुफा की पूजा पहली बार देखने को मिलेगी। उसकी तस्वीरें भी आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन अभी सबसे पहले आपको बता दें कि पवित्र शिवलिंग का आकार अभी छोटा है और आने वाले दिनों में इसके और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा की शुरुआत जैसे मैंने बताया कि 3 जुलाई को होगी, समापन 28 अगस्त को होगा और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं और कल आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा निकलकर सामने आई और यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और अग्रिम पंजीकरण यानी कि पहले से जो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन की जो तैयारियां हैं वो हो चुकी है। 15 अप्रैल से पूरे भारतवर्ष में 550 से अधिक बैंक्स हैं, बैंक की ब्रांचेस हैं जहां पर कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है और ऑनलाइन तरीके से आप ऑफिशियल वेबसाइट से पंजीकरण करा सकते हैं। तो कुछ क्राइटेरियाज हैं, उन्हें फॉलो करना होगा, कुछ एलिजिबिलिटीज जो हैं उन्हें फॉलो करना होगा, जिसके चलते कि पवित्र अमरनाथ जी गुफा के आप दर्शन 2026 में कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुरक्षा मानक है, तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हाई लेवल मीटिंग्स जो है एक के बाद एक की जा रही हैं। प्रशासनिक तौर पर सभी जो डिपार्टमेंट से एकजुट होकर काम कर रहे हैं, चाहे जल शक्ति विभाग है, चाहे पीडीडी विभाग है, चाहे टूरिज्म डिपार्टमेंट है या फिर सिक्योरिटी की जितनी भी एजेंसीज हैं एकजुट होकर काम कर रही हैं, ताकि 2026 में देश विदेश से जब श्रद्धालु यहाँ जम्मू कश्मीर में पहुंचे, पारंपरिक रूट्स जो कि एक पहलगाम और एक बालटाल है, जब यहाँ से श्रद्धालु आगे की ओर प्रस्थान करें तो कोई दिक्कत ना पेश आए। सबसे पहले लोग देश विदेश से जम्मू पहुंचते हैं भगवती नगर आधार शिविर में और यहाँ जम्मू रेलवे स्टेशन के आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर पंजीकरण करवाने के लिए पहुंचते हैं। हर एक सुविधा इन लोगों तक पहुंच पाए, श्रद्धालुओं तक पहुंच पाए, ताकि इनकी जो यात्रा है, जो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आगे कश्मीर घाटी की और ये लोग जब रवाना होंगे तो इन्हें जम्मू में कोई दिक्कत ना आए और यात्रा के दौरान कोई भी श्रद्धालु किसी भी तरीके की असुविधा उस व्यक्ति को ना हो, जिसके चलते प्रशासनिक तौर पर डिपार्टमेंटल लेवल पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की तरफ से भी सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। तो आप लोग भी जो है वो दर्शन कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हिमलिंग जो है पवित्र गुफा से सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। वहीं आगे बढ़ेंगे जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कठुआ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के कार्यक्रम में भाग लिया, जिसके बाद वो पदयात्रा में शामिल हुए। इस अभियान का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में नशीले पदार्थ के दुरुपयोग को रोकना और युवाओं को नशे से बचाना है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोगों से अपील की कि वो इस अभियान में शामिल हो और नशे के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दे। इस कार्यक्रम के दौरान जागरूकता कार्यक्रम, पदयात्रा और नशे के खिलाफ
सख्त कार्रवाई की घोषणा की गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि नशे तस्करों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में की भी जा रही है, और उनकी संपत्तियां जिस तरीके से अटैच भी हो रही हैं और कुछ एक संपत्तियों को ध्वस्त भी किया जा रहा है, तो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से कश्मीर डिवीजन में भी और जम्मू डिवीजन में भी कार्रवाइयां हो भी रही है और आगे और सख्ती से कार्रवाइयां देखने को मिलेंगी। सुनिश्चित करना चाहिए पुलिस और एजेंसी को नशे के कारोबारियों से निपटने के लिए पूरी आजादी दी गई। और जो इस पूरे अभियान को देख रहे हैं हमारे गृह सचिव, उन्होंने एक एसओपी भी जारी किया और उसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्करों का पासपोर्ट जब्त करना, उनका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करना, आधार कार्ड निरस्त करना, आर्म्स लाइसेंस है तो उसे निरस्त करना, और फरार है तो उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करना, एनडीपीएस एक्ट के तहत उनकी चल और अचल संपत्ति को अटैच करना और उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज करना तथा फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू करना, ये सब उस एसओपी में तमाम प्राविधान किए गए। मैं आप सभी को भरोसा देना चाहता हूं कि कोई भी गुनाहगार बख्शा नहीं जाएगा। इस दिशा में मेरा आग्रह है कि नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की पहचान निश्चित रूप से होनी चाहिए और गुप्त तरीके से आप पुलिस तक पहुंचाने का प्रावधान पंचायत स्तर पर अगर हम बना सके तो मुझे लगता है प्रभावी कार्रवाई हम कर पाएंगे। इस मिशन में मैं कठुआ की बहनों से विशेष रूप से निवेदन करना चाहता कि आपके जो स्वयं सहायता समूह हैं वो भी इस अभियान के निगरानी दल के रूप में काम करें और चुपचाप निगरानी द्वारा एकत्रित जानकारी प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने में आप सहायता करें। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे भी मेरा आग्रह कि समाज के लोगों के साथ मिलकर के नशे के खिलाफ समर्थन जुटाना, नशा मुक्त गांव और नशा मुक्त शहर बने, इसके लिए माहौल बनाना, ये आपकी भी जिम्मेदारी। लगभग सभी जिलों के सम्मानित धर्मगुरुओं, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से जुड़ी हस्तियों को व्यक्तिगत रूप से मैंने पत्र लिखा। अगर कोई नाम छूट गया है तो मैं जिला प्रशासन से आग्रह करूंगा कि ऐसे नाम मुझे भेजे जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अधिकांश लोगों को स्वयं फोन करके भी उनसे मैं निवेदन कर सकूं। मेरा उन सभी लोगों से कहना होगा कि गांव शहर के प्रबुद्ध जनों को हम जोड़ें और सभी धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों में भी नशा मुक्ति के संदेश हम देना। जम्मू में इस बार बैसाखी मेला धूमधाम से मनाया जाएगा और इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जम्मू तवी रिवर फ्रंट पर 14, 15 और 16 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले के आयोजन के लिए झूले, स्टॉल्स और सांस्कृतिक प्रदर्शनी की व्यवस्था की गई, जहां मेला स्थल पर विभिन्न प्रकार के स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जिससे कि पर्यटक और स्थानीय लोग जमकर आनंद ले सकेंगे। मेले में जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को भी प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे कि युवाओं को राज्य की विविधता का अनुभव हो सके। ये मेले का आयोजन जो है वो जम्मू नगर निगम, जम्मू स्मार्ट सिटी और पर्यटन विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। तवी रिवर फ्रंट पर बैसाखी मेले की तैयारियों को लेकर इस समय अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल यानी कि 14 अप्रैल को बैसाखी मेला जम्मू के तवी रिवर फ्रंट पर होगा। अलग अलग शो देखने को मिलेंगे, लेकिन इस समय तैयारियां जो है उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। जहां पर झूले इस समय सजाए गए हैं, सजावट इस समय की जा रही है और तमाम चीजों को यहाँ पर जो है वो लाया गया है। लेजर शो यहाँ पर देखने को मिलेगा, बोटिंग फेस्टिवल होगी, सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस होगी और अलग अलग शो यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन इससे पहले तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसी के साथ पेड़ भी यहाँ पर जो है वो लगाए जा रहे हैं। ये पेड़ जो कि खूबसूरती बढ़ाते हैं, जिस प्रकार से गार्डन में हम ये पेड़ लगाते हैं और खूबसूरती में चार चांद लगता है, जिसके चलते ये पेड़ यहाँ पर जो है वो लगाए गए हैं ताकि खूबसूरती में चार चांद लगे। सामान यहाँ पर लाया हुआ है, आप देखें तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और कल एक भारी भीड़ आम जनता की यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि बैसाखी मेला जो कि हर कोई चाहता है कि जम्मू में इस प्रकार से जो है
वो फेस्टिवल हो, बैसाखी मेला लगे, ताकि आम जनता यहाँ पर पहुंचे और आनंद जो है वो ले सके। बैसाखी मेले को लेकर आप देखिए पूरी तरीके से तैयारियां यहाँ पर जो है वो की जा रही है। छोटे बच्चों के लिए झूले यहाँ पर लगाए गए हैं, इसी के साथ बड़ों के लिए आप देखिए वहां पर झूले जो है वो लगाए गए हैं और तैयारियों को इस समय अंतिम रूप दिया जा रहा है। और इसी के साथ जो है बोटिंग फेस्टिवल भी देखने को मिलेगा, जिसके चलते पानी को जो है वो यहाँ पर रोका गया है। और कल यानी कि 14 अप्रैल को बैसाखी मेला शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर आम जनता बेहद एक्साइटेड भी नजर आ रही है। लेकिन जेएमसी के द्वारा पूरी तरीके से तैयारियां यहाँ पर की जा रही है और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। वहीं डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने आज बिश्ना का दौरा कर स्थानीय लोगों से संवाद किया और उन्हें पेश आ रही समस्याएं जो हैं वो सुनी गई। डिप्टी सीएम ने सिकंदरपुर स्थित गुरु रविदास मंदिर में लोगों के साथ बातचीत, सड़कों से संबंधित समस्याओं का संज्ञान लेते हुए इन पर जल्द काम शुरू करवाने की बात कही, जहां उन्होंने कहा कि लोगों को पेश आ रही सभी समस्याओं का हल सरकार की जिम्मेदारी है और उन्हें जल्द राहत भी पहुंचाई जाएगी। इनके ये नहर जाती है, कुछ रोड था पीछे जो आता है, ये कुंजवानी से रोड आता है, उसमें रोड टूटा हुआ था और यहाँ के गांव के लोगों ने मुझे बुलाया था और ये सारे यहाँ इकट्ठे हुए थे। और ये कलवट है यहाँ, वो कह रहे थे कि कलवट बड़ा पुराने ज़माने का बना है, जिससे लोगों को गाँव में जाने से बड़ी प्रॉब्लम आती है और काफ़ी सारा वो उसकी हाइट इतनी नहीं है, तो उसमें जो भी गंदगी आती है वो रुक जाती है। तो लिहाजा वो देखने आया था, तो कुदरती यहाँ पे लोग थे, तो मैंने कहा चलो यहाँ भी मैं दर्शन कर लेता हूँ, गुरु महाराज के चरणों में मत्था टेक लेता हूँ, तो इसलिए अंदर आया हूँ। अदरवाइज़ तो मेरा जो टूर था वो ये मुरालियाँ का टूर है, मैंने उधर जाना है, अपना ब्रिजनगर जाना है। और यहाँ पे ये जो लोगों ने मुझे बुलाया था, थोड़ा इनकी जो डिमांड थी सड़क के सिलसिले में और पुली के सिलसिले में, उस सिलसिले में आया था। तो लिहाजा मकसद एक ही है उमर अब्दुल्ला सरकार की कि लोगों की मुश्किलें और दुख और तकलीफ़ों को कम किया जाए, और उसी में हम लगे हुए हैं। और लोगों का, क्योंकि मुश्किलें तो काफ़ी हैं, पिछला जो दौर गया है जब इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी जम्मू कश्मीर में, तो लोगों की इतनी सुनवाई नहीं थी, तो उस कारण काफ़ी सारी चीज़ें लोगों की अधूरी हैं। तो उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए और उनको कैसे उनके हल निकाले जाएं, तो उसी सिलसिले में मेरा आज ये टूर है और वही देखना चाहते हैं कि कहाँ क्या है और कहाँ क्या नहीं है। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के यूल कैंट स्थित वेद मंदिर में वार्षिक वैदिक और ऋषि परंपराधित ब्रह्म ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ हो गया है। ये यज्ञ 28 जून 2026 तक चलेगा, जिसमें कि परम पूजनीय स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य की अगुवाई में चारों वेदों के मंत्रों की आहुतियां डाली जा रही है। स्वामी जी ने बताया कि मनुष्य के दो ही मित्र हैं, एक आचार्य और दूसरा ईश्वर। इस धार्मिक अनुष्ठान में हिमाचल प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों के श्रद्धालु भाग लेते हुए धर्म के प्रति अपनी आस्था जता रहे हैं। सुख के साधन है सारे, और पांचवा आशीर्वाद है बेटा, कोई भी यज्ञ जो है, ऐसे तो यज्ञ एक ही है, देव पूजा, संगतिकरण और दान, फिर आहुतियां, तो विश्वस्य नाभि, विश्व की नाभि है यज्ञ, विश्वस्य नाभि। वेद कहता है यज्ञ जो है वो विश्व की नाभि है। तो आप नाभि देख लीजिए, जब जुड़ जाती है, अपने स्थान पर नहीं रहती, हट जाती है वहां से, तो फिर पेट में कई प्रकार के विकार रोग पैदा होते हैं। अब अगर हम यज्ञ करते रहेंगे, जो विश्व की नाभि है, संसार की नाभि है यज्ञ, तो हर तरह से सुविधा और हर तरह से जीव ज्ञान पा करके और सारे अपने दुखों का नाश कर लेता है। राजौरी में आज राजौरी दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां पर गुज्जर मंडी चौक स्थित शहीदी स्मारक पर 1947 में कबायत आने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में 25वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल कौशिक मुखर्जी
और डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा सहित पुलिस प्रशासन और सेना के अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जान गंवाने वाले पूर्व एडीसी राजकुमार थापा को भी श्रद्धांजलि दी गई। सेक्स अभियानों में स्वान की भागीदारी आज भी आज राजौरी के अंदर बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां आज एक बार फिर इन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है, जो गुजर मंडी चौक के अंदर श्रद्धांजलि स्थान बनाया गया है, जहां हर वर्ष इनको श्रद्धांजलि दी जाती है। हालांकि राजौरी डे का मकसद यही है, क्योंकि राजौरी मुल्क की आज़ादी के बाद आज़ाद हुआ, जहां मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ, मगर राजौरी एक ऐसा इलाका था जिस पर कबायलियों ने हमला किया था। उसके बाद कबायलियों के हमले के बाद कबायलियों ने राजौरी पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद फौज ने इसको कबायलियों से खाली करवाया और 13 अप्रैल 1948 को राजौरी आज़ाद हुआ। उसके बाद राजौरी को राजौरी डे के तौर पर आज के दिन मनाया जाता है। मगर अब सिविल सोसाइटी की तरफ से एक बड़ी आवाज़ भी इस पर उठनी शुरू हुई है। सिविल सोसाइटी की मांग है राजौरी डे के मौके पर राजौरी के अंदर छुट्टी का ऐलान किया जाए, क्योंकि इस आज़ादी के दिन को पूरा शहर ताकि मना सके, कुछ इलाके तक महदूद ना रहे। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। डिजिटल भारत दर्शन प्रोग्राम के तहत सेना ने पुंछ के सीमावर्ती इलाके में स्थित एक स्कूल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां इस कार्यक्रम में बच्चों को डिजिटल इंडिया के तहत आधुनिक तकनीकी विकास और नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी गई। खासतौर पर भारत पाक सीमा के पास स्थित इस स्कूल में बच्चों को तकनीकी कौशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करने के तरीकों से अवगत किया गया। पुंछ ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर सचिंद्र जोशी ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया और बच्चों को प्रेरित किया। Very happy to be coming back again to this school to launch a new, unique initiative, that is Digital Bharat Darshan. Last time when I had come to you, I was fortunate to witness the electrifying performance of the school through a cultural program during the school annual function. And after seeing your talent, enthusiasm, and the hard work put in by your teachers and supporting staff, I was satisfied and convinced that all of you have a very bright future. And if you remember, I said something then. I said, be the light of the world, which is your motto. And also, the kids of other parts of country, they are going to have a tough time. Because kids of प्रोग्राम है डिजिटल भारत पर, और आज हम इधर हैं और ये हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए कुछ ही स्टूडेंट्स पार्ट ले रहे हैं, बट ले रहे हैं, तो हमें भी पार्ट करना चाहिए। और जय हिंद। आज इंडियन आर्मी की तरफ से डिजिटल भारत दर्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट के 213 स्कूल्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में किया गया। इसके अंदर वो हमें भारत के होने वाले अलग अलग जगह के बारे में बताते हैं, और आखिर में मैं ये एजिस एस ऑफ स्पेड के अंडर ऑर्गेनाइज किया गया है। मैं आखिर में उनको धन्यवाद देता हूं। गंदोबलेसा के एसडीएम अरुण कुमार बडियाल ने आज एंटी ड्रग रैली का नेतृत्व किया। ये रैली जम्मू और कश्मीर में चल रहे 100 दिन के नशा मुक्त अभियान का हिस्सा थी। इस मौके पर एसडीपीओ गंदो लवकरण तनेजा, तहसीलदार मनीब उमर और साथ ही साथ एसएचओ फारूक कटोच भी मौजूद थे। जहां एसडीएम ने कहा कि नशे की तस्करी को रोकने में ड्राइवर्स की अहम भूमिका निभा सकते हैं। उनकी भूमिका जो है वो इम्पोर्टेंट रह सकती है। उन्होंने सभी विभागों और स्थानीय लोगों से इस अभियान का हिस्सा बनने का आह्वान किया। जैसा कि आप जानते हैं कि 100 दिन का जो ये एंटी ड्रग्स कैंपेन चला हुआ है, नशा मुक्त जो अभियान चला हुआ है पूरे हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उसी के साथ साथ सब डिवीज़न गुंदो के अंदर भी आप देख रहे हैं कि हर दिन स्कूल्स, कॉलेजेस, रैलीज़ जो है लोगों की वो हम करवा रहे हैं। लेकिन आज हमारा आइडिया ये था पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का कि जो हमारा वल्नरेबल ग्रुप है और जो यंगस्टर्स हैं, पर्टिकुलरली हमारे ड्राइवर्स,
इसमें ऑटो चालक आते हैं, सुमो ड्राइवर्स आते हैं, ई रिक्शाज वाले आते हैं, तरह तरह के जो चालक हैं उनसे हमने इंटरेक्शन की और उनको हमने एक मैसेज दिया कि जो ड्रग्स में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें ट्रांसपोर्टर्स का कहीं ना कहीं रोल होता है। तो हमारा कहने का मुद्दा और मकसद ये था यहाँ इकट्ठा होने का। यहाँ पे सभी ड्राइवर हजरात हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, आप मीडिया वालों का भी धन्यवाद। मैसेज ये था कि से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ। जन जन का यही नारा है कि हमें अपना विलेज जो है नशा मुक्त बनाना है। और इसी की कड़ी में आप जानते हैं कि ड्रग्स जो है किस तरह हमारी सोसाइटी को खोखला कर रहा है। हमारी टेररिज्म के बाद अगर दूसरी कोई जंग है तो वो ड्रग्स के अगेंस्ट है। पूरा हमारा मुल्क जो है ड्रग्स के अगेंस्ट जो है एक लड़ाई लड़ रहा है। जब तक इसमें सभी का ताउन नहीं होगा, स्टूडेंट्स का, यंगस्टर्स का, ओल्ड एज का, मैं कहूँगा जो सिटीजनरी है हमारी, जब तक हम कोऑर्डिनेटेड मैनर में इसको नहीं करेंगे, अवेयरनेस भी ज़रूरी है, डेटरेंस भी ज़रूरी है। आप जानते हैं कि आए दिन जो भी ड्रग पैडलर्स या ड्रगिस्ट होते हैं, ड्रग ट्रैफिकर्स, उनके खिलाफ जो है कैसे एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई होती है। आज तीसरा दिन है और आप लगातार इसमें देख रहे हैं कि हम जो है ड्राइवर्स के साथ, शॉपकीपर्स के साथ, इंस्टीट्यूशंस हो, कॉलेजेस हो, हर जगह के ड्रग्स अवेयरनेस का एक जो प्रोग्राम है हम वहाँ पे कर रहे हैं। और लोगों को यही स्पष्ट मैसेज है कि जो भी इस ड्रग्स में मिलावट है उनको बख्शा नहीं जाएगा। और जो भी हमारा यूथ जो है इसमें अभी इन्वॉल्व है और उनकी हम काउंसलिंग करेंगे थ्रू सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीपीओ साहब के थ्रू या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम उनकी काउंसलिंग करेंगे। और जो इसमें ज़्यादा मिलावट है उनको हम रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी लेके जाएंगे। और जो इसमें मेजर तरीके से जो ये ड्रग्स बेचने का काम करते हैं उन पे हम एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के साथ मिलकर कड़ी कार्रवाई करेंगे। और मैं एलजी साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये जो इनिशिएटिव लिया है ये काफ़ी सराहनीय कदम है और इसमें हमें भी काम करने का मौका मिला है और हम इस पे अपना 100% जो है वो देंगे और इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में। सुरनकोट स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल स्टाफ की कमी से जूझ रहा है और इस स्कूल में करीब 800 छात्राएं पढ़ रही हैं, लेकिन टीचिंग स्टाफ की कमी ने उनके भविष्य पर सवाल निशान लगा दिया है। इस स्कूल में कुल 45 पदों को मंजूरी भी दे दी गई है, जिनमें से कि 22 पद अभी भी खाली हैं और विषयों के हिसाब से लेक्चरर ना होने का सीधा असर स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स और उनकी पढ़ाई की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। वहीं छात्राओं के अभिभावकों ने शिक्षा विभाग से इन खाली पदों को तुरंत भरने की अपील की है ताकि उनकी बच्चियों की शिक्षा और प्रभावित ना हो। यहाँ हमारे गर्ल्स हायर सेकेंडरी में 45 जो वैकेंसी यहाँ पर स्टाफ जो है वो अप्रूव किया हुआ है, जिसमें से 21 हैं। 22 और 23 लगभग यहाँ पर जो हैं वो वैकेंसियाँ खाली पड़ी हुई हैं और हमारे स्कूल में यहाँ बच्चियाँ जो हैं वो तकरीबन 800 के करीब हैं। और पूरे सुरनकोट में एक गर्ल्स हायर सेकेंडरी है जहाँ पर लोग अपनी बच्चियों को यहाँ भेजते हैं और यही एक स्टेप होता है कि यहाँ से वो अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ का वो रूट तय करती हैं। और बड़ी बदकिस्मती से ये बात कहनी पड़ी कि आज यहाँ पर ना तो यहाँ प्रिंसिपल साहब हैं, पिछले काफ़ी अरसा से हम देख रहे हैं कि बरकत साहब थे, वहाँ जेडीयू का चार्ज भी उनके पास था, यहाँ भी प्रिंसिपल थे, लसाना में भी थे। जी। तो इसी तरीके से हाँ, दूसरी बड़ी बात जो है कि ठीक है, अगर सीओ साहब हमारे रिटायर हो चुके थे तो उनकी जगह पे एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के लिए अगर आपके पास कोई आप वो सीट उसकी फिल नहीं कर सकते जो निगरानी करता है, अगर हम वो सीओ साहब होते तो हम उनसे बात करते, वो जवाब देते और वहाँ यहाँ का अरेंज करते। अब मुझे बताओ कि 22-23 वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, 800 बच्ची है हमारी, उनका एक लेसन भी ज़ाया हो जाए तो वो कैसे कवर करेंगी आज इस कंपटीशन। तो 4 लेक्चर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो मास्टर यहाँ 5 चाहिए और 3 जो हैं वो काम कर रहे हैं और उनकी भी शॉर्टेज है। टीचर्स हैं, उसके साथ साथ हमारे लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और जितना भी स्टाफ है बड़ी मात्रा में कमी है। तो ये सरकार बड़े वादे करती थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया कि सरकार ने कुछ एजुकेशन सिस्टम के लिए बेहतरी लाई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत सारे स्कूलों की जो है वो खस्ता हालत है और उसके साथ साथ हमारे कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जो कि बच्चे कम हैं और टीचर ज़्यादा हैं। तो ऐसे स्कूलों को भी क्लब किया जाना चाहिए। मैं सिंगल लाइन टीचर के लिए ये कहूँगा कि जहाँ जहाँ पर भी जितने भी स्कूल हैं जहाँ पर मैंने आपको कहा कि बच्चे जो हैं वो कम हैं और टीचर ज़्यादा हैं,
उनको क्लब करके इनकी असामियों को फिलअप करना चाहिए। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जहाँ एक तरफ ये नारा दिया जाता है कि बेटी पढ़ाओ, वहाँ इस वक्त पोजीशन ये बनी हुई है कि बेटी बुलाओ और बेटी बिठाओ। बिल्कुल पूरा दिन जो है बेटियां बैठी रहती हैं और यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, मैथ, ईवीएस, कंप्यूटर साइंस का कोई भी लेक्चर नहीं है। सिर्फ एक इंग्लिश के जो लेक्चर यहाँ पे हैं। तो चलिए फिलहाल न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।